सो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन अब ये बोल रहे हैं कि ब्राज़ील, चाइना और इंडिया, इन तीनों कंट्रीज़ को यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में मीडिएशन करना चाहिए. नाउ फर्स्टली दिस इज़ अ गुड साइन. मे बी बिकॉज ऑफ दिस वी कुड सी द एंड ऑफ वॉर. वॉर इम्पैक्ट्स एवरीवन, द कॉमन पीपल, children, their education, health, peace, armed forces, international relations, everything. So war anyways हमेशा eschew करना चाहिए as per India also, because our article 51 also denotes the same thing. तो ये तो अच्छी बात है. यहाँ पे एक willingness observe कर रहे हो in Vladimir Putin also to now end the war, because now he has understood that he is big enough to defeat Ukraine. लेकिन वो डिफीट किस कॉस्ट पर वो डिफीट आ रही है, एंड मे बी ही हैज़ ऑल्सो रियलाइज्ड दैट यूक्रेन हैज़ रियलाइज्ड हाउ दे मेड अ बिग मिस्टेक वाइल अलाइंग विद द यूएसए. दे एक्सपेक्टेड कि यूएसए उनको फुल फ्लेजेड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग वॉर विथ रशिया. लेकिन हमने बार बार देखा है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की खुद यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दिए कि यूएस हमें आर्म्स दे, वेपन्स दे और ज़्यादा, और धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करते करते आर्म्स और वेपन्स आ रहे थे. और बीच बीच में यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी और फ्रांस का भी अनवेवरिंग सपोर्ट नहीं था, वेवरिंग सपोर्ट था बेस्ड ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कि कितना ये रशिया से डरते हैं और कितना रशिया से फ्रेंडशिप इंश्योर करना चाहते हैं. लेकिन ब्राज़ील, इंडिया और चाइना, इन तीन कंट्रीज़ को ही क्यों चुना गया? पुतिन ने क्यों इन तीन कंट्रीज़ का ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया? चाइना ऑफ कोर्स, अब रशिया चाइना पार्टनरशिप इज बिकमिंग मोर सॉलिडिफाइड बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर. क्यों? क्योंकि जब रशिया पर सैंक्शंस लगे तो रशिया जाएगा चाइना के पास टू पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर ट्रेड टाइज, फॉर डिफेंस टाइज, एंड चाइना विल बी मोर देन विलिंग टू सपोर्ट रशिया बिकॉज बोथ आर अगेंस्ट यूएसए एंड बोथ थिंक कि यूएस अपना यूनिपोलर वर्ल्ड इंश्योर करके उनके ऊपर डोमिनेशन करता है, और चाइना को तो ऑफकोर्स ये भी है कि यूएस हमारे राइस को रोकेगा और रोक रहा है, ट्रेड वॉर्स हुए चाहे कुछ भी हो. सो दैट्स वाई दीज कंट्रीज तो अंडरस्टैंडेबल, बट वाई रशिया? Why Brazil? Is Brazil really an important stakeholder in international politics? You see, Brazil, देखो, अनअकैडमी इज ऑफलाइन, आपके लिए ऑफलाइन फाउंडेशन बैच क्यूरेटेड है. एंड ऑफलाइन बैच का फ़ायदा ये होता है कि जब आप क्लास में आते हो और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं. आपके जो फैक्ट्स हैं वो एक साथ पूरे इंटीग्रेट होते हैं कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में, जिससे फ़ायदा होता है. तो करोल बाग में इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम और प्रयागराज में दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैचेस चल रही हैं. ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चाहिए, ऐसे पर स्पेशल फोकस चाहिए, सीसैट आपको चाहिए यहाँ पर. इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ पर डिस्कशन चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़, एंड इन सब में आपको टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए. इसके लिए आपको आपका मेंटर गाइड करता है. तो ये सारे फीचर्स हमने आपके इसी कोर्स के साथ इंटीग्रेट कर रखे हैं. सो इट इज़ फाउंडेशन +1 एक्चुअली, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. तो आप इसके बारे में और इंक्वायर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू, या फिर अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स, या फिर कंटेंट चाहिए आपको फ्री में उसके लिए. एंड अदर देन दैट आप सेंटर्स पर भी विजिट कर सकते हो. राइट नाउ लेड बाय लुला डी सिल्वा is stating from January 2023 onwards कि रशिया यूक्रेन वॉर में मीडिएशन की ज़रूरत है, कुछ कंट्रीज़ को साथ में आकर मीडिएशन इंश्योर करना चाहिए. और ब्राज़ील और रशिया के रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स इन द लास्ट सेंचुरी, 1917 से लेकर 45 तक, मेजरली आपके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम पीरियड है. जार के अगेंस्ट जब रेवोल्यूशन आया, कम्युनिस्ट आए, सॉलिडिफाई हुए, जब तक स्टालिन जिंदा थे तब तक प्राइमरली इनके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी. अदरवाइज देयर रिलेशंस आर डिफाइंड बाय an idea for a multipolar world, because Brazil also believes in a multipolar world. इंडिया पर आ जाते हैं. Why India? India is a good partner again for Russia because our 50% of our imports are dependent on Russia. Regarding war, we have also stated the same thing, that this war should be resolved by dialogue, by coming to the table for dialogue and cooperating. That's there. लेकिन इसके साथ में शुरुआत में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, he tried through Europe and US to put a lot of pressure upon India that India doesn't buy crude oil from Russia, and India keeps its statements in favor of Ukraine because Ukraine thought that they are vouching for human rights, democracy. लेकिन इतना यहाँ पर चोट खाने के बाद मे बी जेलेंस्की को भी ये रियलाइज़ हो गया कि इंडिया का स्टैंड कहीं ना कहीं जस्टिफाइड था. मे बी ही वॉज रॉन्ग इन लीडिंग हिज पीपल टुवर्ड्स अ वॉर विथ
a giant bear called Russia. और यही आप वॉर में भी देख रहे हो. नाउ यूक्रेनियंस आर गेटिंग डेस्परेट टू अटैक हियर एंड देयर. जैसे कुर्स रीजन में अटैक करेंगे यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट तरफ रशिया के अंदर, ऐसे ही ज़पोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट जो है, जो अभी रशिया के कंट्रोल में है, उसके ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे. सो दीज पीपल आर वेरी नाउ यू नो देयर डेस्परेशन इज बीइंग विजिबल. लेकिन इस पॉलिटिकल सिचुएशन के अलावा भी यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, दैट इज ऑफ ब्राज़ील, इंडिया एंड चाइना इटसेल्फ अलॉन्ग विथ रशिया. दीज वर कॉल्ड एज ब्रिक. या आपको कॉइन पता होगा टर्म, दिस वॉज कॉइन्ड बाय जिम ओ'नील, एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एन एनालिस्ट हियर इन 2000s. और इसके बाद ही आता है ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग, जिसमें साउथ अफ्रीका को इन्वॉल्व किया गया. तो पहली मीटिंग सबसे पहले ब्रिक की होती है, फिर 2009 यकेटेनबर्ग के आसपास रशिया में ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग कॉइन होता है, एक साल बाद साउथ अफ्रीका जुड़ता है. सो दैट्स व्हाई ब्रिक्स गेट सॉलिडिफाइड. नाउ दिस ब्रिक्स हैज लॉट ऑफ फुटप्रिंट टुडे, सब्सटैंशियल फुटप्रिंट ऑफ दीज टू कंट्रीज रशिया एंड चाइना. और उसका आप एक इम्पैक्ट देखते हो लास्ट ईयर भी, जब ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग एक्सपैंड की गई थी. इनिशियली इसमें 5 कंट्रीज थी, लेकिन उसके बाद और भी कंट्रीज जुड़ती जाती हैं. ये आप जितनी कंट्रीज यहाँ ग्रीन में देख रहे हो, सबका डिसाइड हो गया दैट दे विल ऑल्सो गेट इनसाइड ब्रिक्स, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना. ब्राजील अर्जेंटीना की बनती नहीं है, तब भी अर्जेंटीना को डिसाइड किया कि ठीक है इन्वॉल्व करते हैं. एंड दीज कंट्रीज, ईरान प्राइमरली एन एजेंट ऑफ चाइना इटसेल्फ टुडे. यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं इंडिया चाइना दोनों के साथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, और स्ट्रैटेजिक वैसे इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है. सो लिटिल बिट हियर एंड देयर. इथियोपिया, अगेन इथियोपिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड किए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए. एंड हियर इज योर इजिप्ट ऑल्सो. तो दैट्स व्हाई आप देख रहे हो इंडिया ने यहाँ पर ये बोला था कि इसको केयरफुली हम ओपन करेंगे ब्रिक्स को टुवर्ड्स न्यू मेंबर्स, बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड और हेजिटेटिंगली जल्दी जल्दी यहाँ पर मेंबरशिप को ओपन किया गया. सो कंसिडरिंग ऑल दिस, मे बी ये इंडिया के इंटरेस्ट में ना हो, लेकिन दिस इज अ क्लियर साइन कि इंडिया की स्टैंडिंग ग्लोबल लेवल पर क्या है. बिकॉज जब मीडिएटर्स में इंडिया का भी नाम आ रहा है, दैट मीन्स इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ मीडिएटर इन ऑल दीज टाइप ऑफ ग्लोबल वॉर्स. अब इंडिया को इसको एक लेवल और ले जाना है. इजराइल और हमास के बीच में भी कहीं ना कहीं एक स्पेस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ऑल्दो दैट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेतन्याहू एंड हमास बोथ आर नॉट दैट विलिंग, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड अ स्पेस सो दैट वी कैन प्रोजेक्ट आवरसेल्फ वन लेवल एडवांस other than Brazil and China also. Compared to them also we can project our strategic autonomy policy as a one level advance. क्यों? क्योंकि strategic autonomy, देखो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी आज के टाइम पीरियड, पहले नॉन अलाइनमेंट था, आज के टाइम पर स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी है. एस जयशंकर स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि हम सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और किसी अलायंस में एंगेज नहीं होते. बट उसमें कैसे द वर्ल्ड विल बिलीव in us and how our soft power will be further raised by projecting it in some form of action, in some form of results. तो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को, और इसमें और मूव करना चाहिए. बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा ज़रूर. लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.